हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामाजिक अनुसंधान के प्रश्न पत्र में चर्चा करने जा रहे हैं निदर्शन के प्रकारों के बारे में। जैसा कि अभी तक निदर्शन के बारे में हम जान चुके हैं कि यह एक विस्तृत समूह का छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें कि उस समूह की सारी विशेषताएं शामिल होती हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि निदर्शन के कितने प्रकार हैं या किस प्रकार से हम निदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने निदर्शन के अनेक प्रकारों को हमारे सामने रखा है और अध्ययन के लिए किस प्रकार का निदर्शन चयन किया जाएगा, यह कार्य हमारे अनुसंधान के अनुसार हमें निश्चित करना होता है और सुनिश्चित प्रविधियों को ही इसमें अपनाना होता है। हम अपनी इच्छा से किसी भी तरह का निदर्शन नहीं कर सकते हैं। निदर्शन के चयन के लिए जब हम उसके प्रकारों की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो निदर्शन है, दो भागों में हम इसको बांट कर देखते हैं। जो पहला भाग है उसमें हम देखते हैं, हम इसको कहते हैं संभावना निदर्शन। संभाव्य निदर्शन का अर्थ यह होता है कि इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसके प्रथम प्रकार में हम रखते हैं रैंडम सैम्पलिंग या देव निदर्शन विधि को। देव निदर्शन विधि, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को इसमें समाप्त कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है और सभी के चुने जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। इसको दैव प्रणाली या संयोग से चुनी गई जो इकाइयां हैं वो भी कहा जाता है। और इस प्रविधि के अंतर्गत देखते हैं हम कि अनुसंधानकर्ता का झुकाव किसी भी इकाई विशेष की तरफ नहीं रहता है। अब हमें यह ध्यान रखना होता है कि जब देव निदर्शन विधि को हम अपनाते हैं उसके बहुत सारे प्रकारों की बात हम करेंगे, लेकिन इसमें इकाइयां जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और उनका आकार समान हो और उनकी एक सूची जो है वो तैयार कर ली जाए और हम इसमें प्रत्येक इकाई तक अध्ययनकर्ता की पहुंच जो है वो बिल्कुल आसान होनी चाहिए जिससे इनको आराम से चुना जा सके। पहला इसमें जो प्रकार है वह है लॉटरी विधि का। लॉटरी विधि के अनुसार समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियां बनाकर उन्हें किसी चीज़ में डाल दिया जाता है, उन्हें हिलाया जाता है और एक समान पर्चियां होती हैं और फिर उन्हें आंख बंद करके या किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उन पर्चियों को उठवा लिया जाता है। इस प्रकार से जो भी पर्चियां चुनी जाती हैं वह हमारे निदर्शन में काम में आती हैं, उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है। यह विधि हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं। दूसरी जो विधि है वह है टिकट या कार्ड विधि। इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि इस प्रणाली में सर्वप्रथम एक ही आकार और रंग के जो टिकटें हैं या कार्ड हैं उनको लिया जाता है और फिर उनके आधार पर जो है नंबर या कोई प्रतीक उन पर डाल दिया जाता है और फिर उन्हें एक ड्रम में डालकर हिलाया जाता है और एक कार्ड निकाल लिया जाता है। यह विधि बार बार दोहराई जाती है। तीसरी जो विधि हम देखते हैं वह है टिपेट विधि। टिपेट विधि में हम देखते हैं कि प्रोफेसर टिपेट जो हैं उन्होंने 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिख दिया, कागज़ों पर लिख दिया। और ये संख्याएं कुछ भी थी, जैसे 2,992, 3,170, कुछ भी उन्होंने ये संख्याएं लिखी और इनको अलग अलग पृष्ठों पर उन्होंने डाल दिया। अब हम यह देखते हैं कि मान लीजिए हमें 5,000 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थियों का चयन करना है, तो अब हम 1 से 5,000 तक की संख्याओं को क्रमबद्ध करते हैं। तो टिपेट संख्या का कोई भी पृष्ठ खोलकर, कोई भी पेज खोलकर वहाँ पर हम उनमें से 12 अंकों को छांट लेते हैं। अब वो 12 अंक आप देख लीजिए, कोई भी हो सकते हैं। ये अंक जो हैं इस प्रकार से हो सकते हैं, कुछ भी हम इनमें देख सकते हैं। अब इन क्रम संख्या वाले 12 विद्यार्थी जो है वो निदर्शन में शामिल कर लिए जाते हैं। यदि समग्र की इकाइयाँ 100 से कम होती हैं तो हम क्या करते हैं, 4 अंकों वाले दैव अंकों को 2-2 अंकों में लिख लिया जाता है और फिर इसमें से इकाइयाँ जो हैं वो चुन ली जाती हैं, यानी कि इनके लास्ट नंबर जो है हम लेके इसमें से इकाइयों का चयन
कर लेते हैं। अगला जो इसमें प्रकार हम देखते हैं वह है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली का अर्थ है इस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। पहले उस भौगोलिक क्षेत्र का नक्शा तैयार कर लिया जाता है और फिर उस नक्शे में जो वर्गाकार खाने हैं वो बना लिए जाते हैं और उस नक्शे पर एक ग्रिड प्लेट को रख दिया जाता है। अब हमें इनमें से जिसका भी चयन करना है हम उसका चयन कर लेते हैं और वह क्षेत्र हमारे जो है निदर्शन के काम में आ जाता है। अगली जो विधि है वह है नियमित अंकन विधि। इस विधि में सर्वप्रथम समग्र की समस्त इकाइयों को एक निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। यह क्रम वर्गानुसार, संख्यात्मक या भौगोलिक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमें 50 विद्यार्थियों में से 10 का चयन करना है तो हम उन्हें संख्यात्मक आधार पर क्रमबद्ध कर लेंगे 1 से 50 की संख्या में और फिर हम यह देखेंगे कि हर 5वां विद्यार्थी हमें चयन करना है, पहला, 5वां, 10वां, 15वां। तो इस आधार पर हम जो है नियमित अंकन के आधार पर अपने जो है निदर्शन की इकाइयों को चुन लेते हैं। अगली जो प्रकार है वह है अनियमित अंकन प्रणाली। इस विधि में पहले जो है वो इकाइयों की सूची बना ली जाती है, फिर पहली और लास्ट को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद किसी भी इकाई पर निशान लगा लिया जाता है। मान लीजिए पहली है, 7वीं है, 10वीं है, 12वीं है। तो इस प्रकार से हम मान लीजिए 50 में से 10 चुनने हैं तो हम 10 विद्यार्थियों का चयन कर सकते हैं, लेकिन यह अनियमित ढंग से होता है तो इसलिए इसे अनियमित अंकन प्रणाली कहते हैं। अब हम यह देखते हैं कि इस प्रणाली के द्वारा हमें जितनी भी गुण प्राप्त होते हैं वह हैं, एक तो यह प्रणाली जो है पक्षपात से बिल्कुल रहित होती है क्योंकि सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बिल्कुल समान होती है। दूसरा, इससे धन और समय की बचत होती रहती है। इसलिए इस प्रकार की प्रणाली को देव निदर्शन विधि को, देव निदर्शन के जो अनेक विधियां हमने देखी हैं उनको चुनने का प्रयास किया जाता है, उनके द्वारा निदर्शन किया जाता है। यह भी माना जाता है कि इस विधि के द्वारा जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा समग्र है, अध्ययन के क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनमें से वास्तविक को हम ले सकते हैं, वास्तविक का चयन हो जाता है और यह एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है क्योंकि इसको सुनिश्चित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जाता है और निदर्शन की इकाइयों द्वारा समग्र की वास्तविक विशेषताओं का समुचित ध्यान रखा जाता है और स्पष्ट रूप से जो है वह इकाइयों का चुनाव किया जाता है। इसलिए माना जाता है कि दैव निदर्शन विधि जो है वह पूरे जितना हमारा समग्र है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसका यथोचित प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रतिनिधित्व की इकाइयों में उस समग्र के सारे गुण, सारी विशेषताएं शामिल होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। इस प्रकार से इकाइयों को संभावना के आधार पर चयनित कर लिया जाता है और सभी इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। धन्यवाद।